अपने मन में ऐसी भावना लेके पढ़ना है कि जब तक समझ में नहीं आए पूछते रहना है। आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट पीरियड प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेन तो आपकी यही है, इसके अलावा और भी हैं जैसे बैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं आपकी, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं मेन 4 के नाम लिख रहे हैं जो सबसे फेमस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मेन 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं आपकी। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके अलावा और भी हैं, बैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, दे और आर ऑल्सो आ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो उनको भी पढ़ेंगे हम। लेकिन अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी से मतलब क्या है हमारा, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको बना, ये सब चीज़ कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, इसका भी कोई आप इनसे बिल्कुल मत घबराना, इनसे कुछ मतलब नहीं है, ये सब ऐसे ही लिखवा दिया हमने। अब मेन चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करोगे, मान लीजिए हम एटॉमिक रेडियस स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनीशन पढ़ेंगे, जितनी भी एटॉमिक रेडियस हो सकती है सब पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस कब बढ़ सकती है, कब घट सकती है, डैट मीन फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस अकेले निकालना संभव नहीं है, इसको हेल्प से निकाला जाता है, कोवलेंट, वैन डेर वाल्स एंड मेट्रिक रेडियस। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, जैसे कि एक फैक्टर हम देख लें शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस, क्लियर है ना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो साइज बढ़ेगी, ऐसे। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के जब पढ़ेंगे हम, तो पढ़ने का तरीका ये होगा, सबसे पहले वो है क्या उसको जानेंगे, फिर उसके जानने के बाद हम ये देखेंगे वो कब घटेगी कब बढ़ेगी, इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी, ये देखेंगे। उसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट अब चलना है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 2 प्रकार की चाल होती है, 2 प्रकार के मोशन होते हैं, दोनों तरीके से आपको चलना आनी चाहिए। कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो उसको आप पढ़ोगे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में जाने पर उस प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एटॉमिक साइज, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। रीजन, इसके पास सिर्फ एक सेल है, मतलब एक कमरा है, इसके पास कितनी सेल हैं, 2 कमरे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7। तो जिसके पास 7 ऑर्बिट है और जिसके पास 1 ऑर्बिट है, तो 7 ऑर्बिट वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हमें हर ग्रुप में चल के देखना है कि प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पीरियोडिक, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो पहली मोशन यही होती है कि आपको स्टडी करनी पड़ती है इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में जब हम चलेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा। और सेकंड चाल होती है ना पीरियड्स, ग्रुप में हम कैसे चलते हैं, अप टू डाउन और टॉप टू बॉटम। पीरियड में हम हमेशा कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब तक पीरियड ख़त्म ना हो जाए तब तक उसको प्रॉपर्टी को समझते रहना है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दूसरा नाम हम आपको दे देते हैं एक्सेप्शनल केमिस्ट्री। एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, इसमें 70% अगर जनरल कॉन्सेप्ट है तो 30% एक्सेप्शन है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कुछ नहीं पूछते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ नहीं, ये सब तो साइड में, ये तो अरे परे बिल्कुल साइड में होते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं, अच्छे झंझटेदार क्वेश्चन आते हैं, घुमा देते हैं दिमाग को, है ना। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट डेटाबेस आ सकते हैं। डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन सिर्फ आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम, सीधे पूछ लेंगे आपको। जैसे हम हम आपको जनरल एक्सेप्शन का एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, बोरोन से बड़ी साइज किसकी होनी चाहिए,
और एल्यूमिनियम से बड़ी, लेकिन एक्सेप्शन ये है गैलियम की छोटी हो जाती है और एल्यूमिनियम की बड़ी, ये एक्सेप्शन है। अब इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ होता है उसमें तो उसकी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे हम देखें सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो सीजियम है, लेकिन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाता है? तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम कैसे स्टडी करते हैं? टॉप टू बॉटम है ना, लेफ्ट टू राइट है ना। तो इसको आपको ज़रूर एक छोटा सा आपके लिए हम एक प्यारा सा पीरियोडिक टेबल का चित्र बना रहे हैं। आप लोग भी बना लें, फीलिंग आ जाएगी थोड़ी सी। सब्जेक्ट में फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है, बिना फीलिंग के कुछ नहीं हो सकता। और नहीं कुछ नहीं लिखना है। तो दो प्रकार के मोशन चलेंगे हम पीरियोडिक टेबल में। आपको पता होगा ये कौन सा ब्लॉक है, एस, ए पता होगा, डी, ए और ए वाला, ठीक है। तो जब भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान रखना दो प्रकार से स्टडी करेंगे। पहले तो हम ग्रुप में चलेंगे। तो जब भी आप ग्रुप में चलोगे तो कैसे चलोगे? अप टू, टॉप टू बॉटम, है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले तो आपको ऐसे चलना है बच्चों, और फिर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम किस में चलते हैं? इन पीरियड्स में, ठीक है। अभी देखो ये हमने बिल्कुल खाली खाली सा बनाया है। खाली का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट तो कभी नहीं बनाएंगे। आज से लगभग 5-6 दिन बाद यही डायग्राम फिर से बनाएंगे हम। लेकिन आज और उस डायग्राम में एक बहुत बड़ा फ़र्क होगा कि आज हमने सिर्फ इनको बताया, उस समय हम सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को आपके सामने लिख देंगे। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नीचे जाने पर बढ़ती है कि घटती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज, एक साथ पूरा एक्सप्लेनेशन। और यहाँ भी पूरा ये बोर्ड आपका भर देंगे लगभग 5-6 दिन बाद। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया अच्छे से? आयरक थोड़ा बहुत समझिए। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी फीलिंग पकड़ लो थोड़ी सी, ठीक है, रब कर दे इसको। अब हम पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट वन इज एटॉमिक रेडियस। डालिए हेडिंग, एटॉमिक रेडियस। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अच्छा, छोटी रेडियस तो छोटा एटम, बड़ी रेडियस तो बड़ा एटम। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ये पढ़नी है सबसे पहले। तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस होती है एक डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से कहाँ तक जाना है? जहाँ तक उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक जाना है हमें। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन is known as एटॉमिक रेडियस।
इससे बच्चों कुछ नहीं आपके एग्ज़ाम में आएगा। अभी तो एटॉमिक रेडियस कुछ चालू ही नहीं हुई, अभी तो हम आपको सब वो चीज़ें लिखवा रहे हैं जो गलत साबित हो जानी है। गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगी, लेकिन जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। गलत नहीं होते, एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि तुम लोगों को उठना कितने बजे चाहिए? 5 बजे, लेकिन उठते कितने हो? 10 बजे। जैसे कि तुम लोगों को सोना चाहिए 9 बजे, लेकिन सोते हो 12 बजे। जैसे कि तुम लोगों को घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मम्मी पापा काम करते रहते, तुम लोग घूमते फिरते रहते हो। तो जब तक तुम लोगों में एक्सेप्शन है तो फिर तो वो एलिमेंट है। अभी तो कुछ चालू ही नहीं है, कहाँ बात कर रहे हो आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, पढ़ लो। अब देखिए, हमने कहा एक एटम है, उसकी कई सारे ऑर्बिट हैं, और ये एटम का न्यूक्लियस है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंस है, एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हम लिथियम की बात कर लें तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 5s2। तो हमें जबरदस्ती थर्ड में नहीं भागते चले जाना है, बस 2s तक जाना है। जे 1s और ए 2s, जे हो गई इसकी एटॉमिक रेडियस। जहाँ तक उसके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वहाँ तक किससे जाना है आपको? न्यूक्लियस के सेंटर से वहाँ तक जाना है। और द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस। लिख लीजिए, दिस इज एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस कहलाती है आपकी। लेकिन एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन नहीं की जा सकती बच्चों, उसका कुछ कारण है। क्या कारण है वो आप ही लोग बताओगे। वाई वी कांट और साइंटिस्ट कांट डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस अलोन। किसी एटम की रेडियस निकाल नहीं सकते हम। एटॉमिक रेडियस of an atom cannot determine alone। अकेले एटम की एटॉमिक रेडियस नहीं निकाली जा सकती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बोली है आपने सौम, हमें बहुत खुशी हुई इसको सुन के। सीधी सी बात है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसकी डिटरमाइन कैसे कर सकें? तो इसका पहला रीज़न है कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट रहता ही नहीं है, और जब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस एटम की रेडियस हम नहीं निकाल सकते। तो पहला रीजन है एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट, इन फ्री स्टेट। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मान लो जो है ऑक्सीजन 2 और जो है ओजोन 3, तो ये क्या होगा? ओजोन टूटी तो इसने बनाया O2 और ये बना O, एक और ओजोन टूटी O2 और बनाया O। अब हम लोग दौड़े कि चलो जल्दी से एटम की रेडियस निकाल लें, लेकिन हम दौड़े उससे पहले वो दौड़ गए, उन्होंने क्या बना लिया, तो हम उसकी रेडियस नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही होता है भैया, दौड़ने का मतलब है कि साइंटिस्टों ने कहा चलो खोज करें, तो उससे तेज वो दौड़ गए। तो ए टूटा, और ऐसा नहीं कि एटम बनते नहीं हैं, एटम बनते हैं, लेकिन ये इतने कम समय के लिए बनते हैं, अराउंड 10⁻8 सेकेंड, इतने सेकेंड के लिए एटम बनते हैं। अब ये टाइम आप समझ सकते हो कि कितना छोटा है, सेकेंड का 10⁻8। इसको फील ही कर सकते हो, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम इस टाइम को। तो एटम बने और तुरंत वो क्या हो गए? मॉलिक्यूल बन गए। तो जब कोई एटम नाम की चीज़ है ही नहीं तो फिर उसकी रेडियस कैसे निकाल सकते हो? चलो बाय द वे मान लिया कि किसी ने
एटम निकाल भी लिया, ठीक है ना, हीलियम को करता है ना। तो वो भी उसकी वॉन डर वाल रेडियस कहलाती है। वो हीलियम का एटम ही हीलियम का क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। उसकी भी रेडियस हम बताएंगे आपको कैसे निकाली जाती है। जो आपने क्वेश्चन पकड़ा है ना, इस सब के आंसर हैं, सब के आंसर बताएंगे हम। दूसरा क्वेश्चन, चलो एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एटम बना लेते हैं। मान लो नेचर में हमें O2 मिल रही है, O नहीं मिल रहा, H2 मिल रही है, H नहीं मिल रहा, तो हम O2 को लेंगे और अच्छी हाई थर्मल हीट देंगे तो O2 डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सीजन। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, एटम को आइसोलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटम जैसे ही आइसोलेट होता है वो अनदर एटम से क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल बना सकता है। तो एटम को निकाल, भले ही एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो दूसरा दिमाग हमारा दौड़ा कि चलो नहीं एग्जिस्ट करता तो हम एग्जिस्ट करा देते हैं, तो आप भी एग्जिस्ट नहीं करा सकते हो। तो लिखिए आइसोलेशन of an atom almost impossible। एटम को आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है, उसको अलग अलग करना लगभग नामुमकिन है। हम एटम को आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, उसको अलग से हम निकाल भी नहीं सकते हैं, आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं। तीसरा देखिए, क्यों हम एटम की रेडियस डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो हाइजेनबर्ग का रूल लगेगा यहाँ पर। हाइजेनबर्ग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन कर रहा है और मोशन करते हुए पार्टिकल की डेफिनेट पोजीशन बताना इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन and momentum of a microscopic particle like electron with certainty। यह असंभव है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन बता दें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो हमें जब सेंटर से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता तो हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल लेंगे, बात समझ में आ रही है। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है ये एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं निकाल सकते। अब इलेक्ट्रॉन को हम रोक तो सकते नहीं हैं, उसका मोमेंटम हम रोक तो सकते नहीं हैं, तो वो हर समय अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर रूल लग जाएगा हाइजेनबर्ग का। तो थर्ड लिखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग कौन थे हाइजेनबर्ग सारा, क्या प्रिंसिपल दिया था इनने और उस प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग सारा बता दो जल्दी से इनका प्रिंसिपल। चलो अनुष्का करेगी आपकी हेल्प, बताओ अनुष्का। जो पूछ रहे हैं उसका आंसर, हम हाइजेनबर्ग पूछ रहे हैं तो हाइजेनबर्ग। वेरी गुड, आंसर भी आप ही देते हो, डाउट भी आप ही क्रिएट करते हो। पेन ना खाओ बेटा। छोटी है अभी, भूल जाती है कभी कभी, छोटी हैं आप, भूल जाती हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। आप बताओ जीनत। डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल और ग्रेटर। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग it is impossible to determine according to Heisenberg it is impossible to determine the exact
द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना मुश्किल है, असंभव है। सब ने अपनी अपनी बातें कही है, सबसे थोड़ा थोड़ा आप समझते जाएं। और देखिए कुछ और बातें हैं जिससे हम एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स do not have definite electron cloud। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? देखिए ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ तक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी पाई जाएगी वो इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? क्लाउड कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो जितना आप न्यूक्लियस के पास आओगे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी हैवी होती जाती है, उतनी ही ज़्यादा डेंस होती जाती है, और जितना आप न्यूक्लियस के दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही आपकी बहुत कम होती जाती है, बहुत कम। लेकिन जीरो कभी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो कभी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट डिस्टेंस तक पाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के पास। तो कोई डेफिनेट बाउंड्री ही नहीं है, कोई डेफिनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। उस इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्डेड स्टेट में ले आएंगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा। जब हम एक हाइड्रोजन को पकड़ेंगे और दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इनको पकड़ के बांध देंगे तो अब पोजीशन डेफिनेट हो जाएगी। अब हम इनकी आधी आधी निकाल लेंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इसकी। तो बॉन्डेड स्टेट में निकालेंगे हम एटॉमिक रेडियस, क्योंकि बॉन्डेड स्टेट में एटम का इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह पे आ जाएगा, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट में है तो भागे जा रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव डेफिनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर डेफिनेट इलेक्ट्रॉन बाउंड्री। आप यहाँ तक से मेजर कर लो, चाइना के साइंटिस्ट आए उनने यहाँ तक की डेंसिटी ली, अमेरिका किया उनने यहाँ तक डेंसिटी ली, इंडिया किया यहाँ तक ली, नेपाल की यहाँ तक, और सब अपनी अपनी डेंसिटी निकल आ रहा है। तो एक ही एटम की इतनी सारी रेडियस निकल आई। अब कौन सी यूज करें साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, कौन सी तो नहीं निकाली जा सकती सीधे। किसकी? न्यूक्लियस की साइज की। हाँ तो निकाली गई है ना, हमें थोड़ी करेंगे एटम की रेडियस नहीं निकाली जाती है, लेकिन किसी भी एटम की रेडियस अकेले नहीं निकाली गई है, बॉन्डेड स्टेट में निकाली गई है। तो एटॉमिक रेडियस हम पढ़ रहे हैं तो वो निकाली गई है, लेकिन जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसे नहीं निकाली जाती। अलग नेगेटिव चार्ज का एक गोल मतलब गोले रहता है ना, वो मतलब ये नहीं है ना कोई पार्टिकल। नहीं, पार्टिकल ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज ग्रुप ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में होते हैं, उसके आसपास भी हल्का हल्का। हाँ हर जगह रहेगा। हाँ इसी कारण से। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखिए, बताओ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट बताओ जीनत। हाँ वेस्ट ठीक है। तो डी ब्रॉगली कह चुके हैं कि पार्टिकल में दो नेचर पाए जाते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। और डी ब्रॉगली ने अपने सबरे एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? इलेक्ट्रॉन ने, यही पार्टिकल चुना था ना उन्हें अपने लिए। तो डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, डी ब्रॉगली की बात सही मान ली जाए, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट नहीं कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रोटेट कर रहा होगा? वेव के फॉर्म में रोटेट कर रहा होगा। तो वेव के फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट बाउंड्री बना पाना ऑलमोस्ट क्या है? इम्पॉसिबल है। तो यही लिखना है,
इलेक्ट्रॉन also have wave nature। ये सब कुछ बातें हैं जिसके कारण हम किसी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एटॉमिक रेडियस अकेले स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। कल हम सभी प्रकार के एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। हर एक एटम की रेडियस है, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं सबकी रेडियस है। हाँ भी हमारा थोड़ा सुन तो लो भाई। हर एक एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस है, हाइड्रोजन की भी है, हीलियम की भी है, सोडियम की भी है, और सबकी बिल्कुल एग्जैक्ट रेडियस है कि किसकी कितनी होती है। लेकिन किसी की भी रेडियस अकेले नहीं निकाली गई है, उसकी रेडियस बॉन्डेड फॉर्म में निकाली गई है। और बॉन्डेड फॉर्म में 3 प्रकार की रेडियस होती हैं। कोवेलेंट रेडियस, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वान डेर वाल्स रेडियस, जब वान डेर वाल्स बॉन्ड बनेंगे, एंड मेटेलिक रेडियस, जब मेटेलिक बॉन्ड बने। हाँ, सबकी अलग अलग होती है। तो अब हम कल एटम की रेडियस पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एटम की रेडियस एटॉमिक फॉर्म में नहीं निकाली जा सकती है, एटम की रेडियस बॉन्डेड फॉर्म में निकाली जाती है। बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें स्कूल लेवल की, तो स्कूल लेवल में कभी भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, कभी नहीं आएगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपकी व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज वान डेर वाल्स रेडियस और व्हाट इज मेटेलिक रेडियस। ये लेक्चर हमने जो आपको पढ़ाया है इसको टोटली अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपकी नॉलेज में कमी रह जाती, इसलिए हमें बताना पड़ा आपको। होमवर्क लिखा जाए। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव। दूसरा आपको लिखना है होमवर्क, टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। टोटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। टोटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये आपके कल के होमवर्क है। आयरा आपके लिए होमवर्क है। आपने एल्केली मेटल याद कर लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीरियम एंड फ्रांसियम। आपने एल्केलाइन अर्थ मेटल याद कर लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। आपने पी ब्लॉक याद कर लिए, ये क्या तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका था, मैं समझ में नहीं आया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये कौन सा तरीका था? क्या आयरा आपके ग्रुप की नहीं है क्या? तो जब वो अभी कुछ पढ़ रही है, समझ रही है, तो तुम लोग उठ कैसे सकते हो? कार्बन, अब आयरा कल का होमवर्क है आपका, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये आपको याद करके आना है। लिख लीजिए अपना होमवर्क। एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एटॉमिक नंबर हम ट्रिक बताएंगे तो याद हो जाएगा। ये होमवर्क है आपका आयरा। और कल आयरा आपको हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल भी अलग से बताएंगे। बैठे रहो, नहीं जाना है अभी। पेशेंट चेक कर, बैठे रहो, पढ़ो, कॉपियाँ निकाल के पढ़ो। 9 बजे होगी छुट्टी।